हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम अपने बायोलॉजिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है कोऑपरेटिव लर्निंग इन बायोलॉजिकल साइंस। ये फिफ्थ सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है। Cooperative learning is the teaching strategy where students work in a small group and learn from each other. Each student actively participate and contributes to group learning. In a biology where concepts are complex, cooperative learning is highly effective. Examples like a group discussions on a cell structure where each student explain a cell organelle. कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा टीचिंग मेथड है जहां स्टूडेंट छोटी ग्रुप्स में मिल करके एक दूसरे को समझाते हैं और सीखते हैं। इसमें सभी स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और एक दूसरे के लर्निंग में हेल्प भी करते हैं। उसके साथ साथ बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में जहाँ कॉन्सेप्ट्स और प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स होता है, वहाँ कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इफ़ेक्टिव होता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को सेल स्ट्रक्चर पे ग्रुप डिस्कशन कराएं, उससे क्या होगा कि जहाँ हर स्टूडेंट एक सेल ऑर्गेनेल को एक्सप्लेन करेगा, तो हर स्टूडेंट के अंदर भी कोऑपरेशन आएगा और बच्चा हर सेल ऑर्गेनेल्स को ध्यान से भी सुनेगा। नेक्स्ट है नीड फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग इन अ बायोलॉजी। क्या नीड हुई कोऑपरेटिव लर्निंग की, उसके बारे में देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर क्रिटिकल थिंकिंग। पीयर एक्सप्लेनेशन इज अ मोर इफेक्टिव देन इंडिविजुअल मेमोराइजेशन। ग्रुप वर्क इंट्रोड्यूस स्टूडेंट्स टू रियल लाइफ साइंटिफिक कोलाबोरेशन। एग्जाम्पल्स जैसे कि टफ जेनेटिक्स टॉपिक्स लाइक पनेट स्क्वायर कैन बी easily अंडरस्टूड थ्रू ग्रुप एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी होती है। इंडिविजुअल मेमोराइजेशन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है पीयर का एक्सप्लेनेशन। ग्रुप वर्क से स्टूडेंट को रियल लाइफ साइंटिफिक कोलाबोरेशन का आइडियाज़ मिलता है। अगर एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करें तो जेनेटिक्स के टफ टॉपिक जैसे कि पनेट स्क्वायर है, तो उसको हम एक दूसरे को समझा कर ईज़िली समझ सकते हैं। नाउ की फीचर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग कि इसके क्या क्या की फीचर है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस प्रमोटिंग इंटरेक्शंस, इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्किल्स। ग्रुप प्रोसेसिंग जैसे कि एग्जाम्पल असाइनिंग अ रोल लाइक अ रिसर्चर, राइटर, प्रेजेंटर इन अ बायोलॉजी प्रोजेक्ट। अगर हम बच्चे को इन सब मेथड के थ्रू यूज़ करें उनके कोऑपरेटिव लर्निंग में, तो उनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होगा। नाउ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में देखते हैं। पहला है स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीजन स्टैट। दूसरा है जिगसॉ टेक्निक। तीसरा है थिंक पेयर शेयर ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। और पांचवा है टीम गेम्स टूर्नामेंट्स। देखो, एक बायोलॉजी प्रोजेक्ट में सबका रोल फिक्स है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो ये सारे टाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। इन सब को बायोलॉजी क्लासरूम में अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए इन सब को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। पहला है स्टैट इन अ बायोलॉजी। स्टैट का फुल फॉर्म हमने देखा है स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिवीज़न, यानी कि स्टूडेंट वर्क्स इन अ टीम। स्टूडेंट एक टीम में वर्क करते हैं। उसके बाद ईच स्टूडेंट्स प्रिपेयर्स ऑन अ बायोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। हर स्टूडेंट को एक बायोलॉजी कॉन्सेप्ट पर प्रिपेयर करना होता है इस टेक्निक में। इवेल्यूटेड थ्रू क्विजेज, फिर क्विज के फॉर्म में इवेल्युएट किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिखाया गया कि अगर फोटोसिंथेसिस पर 4 मेंबर ग्रुप बनाएं, तो उसमें क्या होगा, सबको उसके प्रोसेस और पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। तो बच्चा इस चीज़ को काफ़ी इफ़ेक्टिव रूप से सोचेगा और देखेगा भी, तो समझने की कोशिश भी करेगा। नाउ जिक्सॉ टेक्निक इन अ बायोलॉजी।
ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ईच स्टूडेंट इज अ गिव वन पार्ट ऑफ ए टॉपिक, दे प्रिपेयर एंड टीच इट टू देयर ग्रुप। देखो अगर हम किसी जिक्सॉ टेक्निक में होता है क्या है कि हर स्टूडेंट को टॉपिक का एक पार्ट दे दिया जाता है और सब अपना अपना प्रिपेयर करके ग्रुप में आते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा अपना एक स्पेसिफिक पार्ट जो है तैयार करता है और ग्रुप में जब डिस्कशन होता है तो वो उसको एज ए इंटरेस्टिंग वे में बोलता है और सुनने की कोशिश करता है। जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर कोई बच्चा माउथ का पार्ट प्रिपेयर करके आया, कोई स्टोमक, कोई इंटेस्टाइन, इस सब तरीके से करके आता है, तो सबको अपना एक अलग अलग असाइनमेंट टाइप का मिल गया और सब बच्चा उसके साथ मिल करके उसको एक्सप्लेन भी करेगा, तो उसके लिए ये बहुत इफेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है थिंक पेयर शेयर इन अ बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली थिंक, देन डिस्कस विद अ पार्टनर, इट मीन्स अ पेयर, एंड शेयर विद द क्लास, इट मीन्स अ शेयर। मतलब कि स्टूडेंट पहले खुद सोचता है यानी थिंक हुआ, और फिर पार्टनर के साथ शेयर करता है, उसको डिस्कस करता है, तो वो पेयर हो गया, और लास्ट में क्लास के साथ शेयर कर दिया उस चीज़ को, तो शेयर हो गया। जैसे कि यार कोई बच्चा सोचता है कि वाई इज अ माइट्रोकॉन्ड्रिया कॉल द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब क्या थिंक पेयर शेयर, एंड पहले बच्चा सोचा कि माइट्रोकॉन्ड्रिया को ही क्यों पावर ऑफ द सेल कहते हैं, फिर अपने दोस्त के साथ इस चीज़ को डिस्कस किया, दोस्त को अगर सॉल्यूशन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अपने क्लास में उस चीज़ को शेयर किया। इससे क्या हुआ ना कि उसका अटेंशन भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ उस टॉपिक को लेके, और टीचर भी उसको समझाने के लिए सबसे पहले सोचना स्टार्ट किया। देन अ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन इन अ बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट चूज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट एंड कंडक्ट रिसर्च इन अ ग्रुप्स प्रेजेंट फाइंडिंग टू द क्लास। मतलब कि स्टूडेंट अपना इंटरेस्ट का टॉपिक चूज करता है, फिर ग्रुप में रिसर्च करता है और फिर प्रेजेंटेशन के थ्रू दूसरों को भी बताता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा एक पॉल्यूशन पे रिसर्च किया कि कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन प्लांट लाइफ। अब एयर का क्या इफेक्ट और काउज है एयर पॉल्यूशन का प्लांट से लाइफ में, तो इस चीज़ के बारे में वो सबसे पहले एक टॉपिक इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढ लिया, उसके बाद उसको उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और अपने क्लास में फिर उस चीज़ को समझ करके रिप्रेजेंट किया। ना बेनिफिट्स ऑफ ए कोऑपरेटिव लर्निंग इन अ बायोलॉजी। अब इन सब तरीकों का यूज़ करने का बेनिफिट्स क्या होता है उसको देखते हैं। इससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होता है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इम्प्रूव होता है, सोशल स्किल डेवलपमेंट इम्प्रूव होता है, इंक्रीज्ड मोटिवेशन होता है। इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट होता है और बच्चे इससे काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं। ना रोल ऑफ ए टीचर इन ए कोऑपरेटिव लर्निंग। अब टीचर का रोल क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग में, उसके बारे में देखते हैं। एक्ट एज ए गाइड एंड फैसिलिटेटर। गाइड और फैसिलिटेटर के रूप में इनका रोल होता है। फॉर्म्स एंड मॉनिटर ग्रुप्स, ग्रुप फॉर्मेशन और मॉनिटरिंग के रूप में भी होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मोटिवेट्स, बच्चे के किसी भी परेशानी को सुलझाना और उनको वापस से मोटिवेट करना। प्रोवाइड असेसमेंट एंड अ फीडबैक। एज ए टीचर आप उसके किसी भी रिसर्च किसी भी चीज़ को चेकआउट भी करते हो और फीडबैक भी देते हो, तो एज ए टीचर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हुआ किसी बच्चे को किसी चीज़ को समझाने और उसके बनाए गए तरीके के बीच में कोई भी गलती नुस्ख निकालना या फिर उसको इम्प्रूव करने के टेक्निक्स को बताने के लिए। नाउ चैलेंजेस इन इम्प्लांटिंग कोऑपरेटिव लर्निंग। हमें चैलेंजेस कैसा फेस करने पड़ते हैं। अनइक्वल पार्टिसिपेशन, क्योंकि कभी कभी बच्चा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। देन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। अब ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, तो ये एक चैलेंज के रूप में हो गया। टाइम मैनेजमेंट, डिस्कशन में काफ़ी टाइम जाता है तो टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम आती है। असेसमेंट डिफ़िकल्टी, और इसमें एक टाइम पे सारे सभी बच्चों का असेसमेंट हम नहीं कर सकते, तो ये सारी चैलेंजेस के अंदर में आते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट किसी चीज़ में ज़्यादा एक्टिव होते हैं और कुछ कम होते हैं, तो इसको मैनेज करना टीचर के लिए काफ़ी चैलेंजेस हो जाता है, इस वजह से भी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखते हैं सॉल्यूशन टू चैलेंज। अब चैलेंजेस के भी कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर रोल असाइनमेंट। अब हम उनको ऐसा असाइनमेंट प्रोवाइड करें जो काफ़ी उसका मोटिव क्लियर हो। रोटेटिंग ग्रुप लीडर्स। अब जो ग्रुप में रिप्रेजेंटेटिव है कोई भी बात को लेकर के उनका रोटेशन रहना,
ताकि बच्चों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। यूज़ ऑफ रूब्रिक्स फॉर फेयर असेसमेंट, रूब्रिक्स का यूज़ करना एज ए फेयर असेसमेंट के लिए। फ्रीक्वेंट फीडबैक सेशन, और एक फीडबैक सेशन भी देना, जैसे कि एक वीक में हर स्टूडेंट का रोल चेंज करना, एज ए लीडर, एज ए कभी उसको नोट टेकर बनाना, टाइम कीपर बनाना। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, हर बच्चे को हर तरह का मौका भी मिलेगा और उस चैलेंज से उभरने का एक तरीका भी मिलेगा। एक केस स्टडी देखते हैं। अप्लाइंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन अ बायोलॉजी लैब, just like testing food for a starch, role like a chemical handler and recorder representer, then group discussion on a result and presentation to a class, outcomes like a hands-on experiment and teamwork। देखो, अगर एक एक्टिविटी को जैसे परफॉर्म करें, तो एक्टिविटी के रूप में हमें यहाँ पे चुना टेस्टिंग फूड फॉर स्टार्च। अब फूड के अंदर स्टार्च है कि नहीं उसका टेस्ट करना। तो इससे क्या होगा, ग्रुप रोल जो एक हम बनाएंगे वो एक एज ए केमिकल हैंडलर का बनाएंगे, एक रिकॉर्डर का बनाएंगे और एक प्रेजेंटर का बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, एक डिस्कशन रिजल्ट का भी डालेंगे कि उस डिस्कशन में क्या रिजल्ट निकला, कौन से फूड में कितना स्टार्च है, किस में नहीं है, इसके बारे में। देन आखिरी में हम उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे क्लास में। तो इसका आउटकम क्या निकला कि सबको एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस और टीम वर्क के साथ काम करने का मौका मिला। Now conclusion, cooperative learning is not just a method but a mindset. In biology it makes learning engaging and meaningful. Let's make science learning interactive and fun through cooperation। मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग सिर्फ एक मेथड नहीं बल्कि एक माइंडसेट भी है। बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को मिलकर के सीखने और सिखाने का तरीका, इसमें बच्चे को इंगेज करना और उसका एक मतलब भी निकालना बहुत इंटरेक्टिव वे में ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच।